हाय एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आप सीए इंटर में आ चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में आप आ चुके हैं और इंटर लेवल पे आप आ गए हैं। तो अब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे जो हमारा इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे सेक्शन पढ़ने होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कुछ सबसेक्शन होते हैं, फिर क्लोज निकल के आते हैं, एक्सप्लेनेशन अपनी बात करते हैं। बट जब एग्जाम्पल और क्वेश्चन पे हम आते हैं तो सारी की सारी बात हमारी गलत हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाने आया हूं। आप प्रोविजन को भारी इंग्लिश में मत समझिए। मेरी हैंडराइटिंग में जैसे मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा वैसे अगर आपने समझा तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबें या फिर भारी भारी इंग्लिश के पीछे भागते हैं। उनको लगता है हम सीए में आ गए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, हार्ड स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप इंटर लेवल में हो चाहे आप फाइनल लेवल में हो। तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए। आप मेरे साथ साथ एक एक चीज को अगर लिखेंगे, बड़े से बड़ा सेक्शन अगर आपने अपने हाथों में बसा लिया, आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, तो फिर कहां दिक्कत आएगी आपको। आप खुद ही सोचिए ना। बच्चे कौन अटक जाते हैं? जो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, भारी भारी इंग्लिश पढ़ते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, एग्जाम से एक दिन पहले क्या आप मोटी किताब पढ़ोगे या फिर अपने हाथ से लिखे हुए शब्दों को पढ़ोगे? तो जो चीज आपको अच्छे से समझ आएगी, आपको पता है चॉइस इज योर्स। तो आप अपना फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। साधारण भाषा में सारी बातें पढ़नी है या फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में कंफ्यूज रहना है या फिर नहीं रहना है, ये निर्णय आपका है। तो चलिए एक लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं अपने सीए इंटर के टैक्स के सफर का। ठीक है जी, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आइए एक बार देखते हैं कि खर्चों के प्रोविजन क्या है, यानी कि कुछ जनरल बातें देखते हैं कि किस एक्सपेंडिचर की आपको छूट मिलेगी और किसकी नहीं मिलेगी। वैसे मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है, उनका टैक्स ट्रीटमेंट हम अलग से देखेंगे। बट जो अभी हो रहा है आप उसको नोट करते रहे, उसको याद करते रहे। उसके अलावा और भी कोई बात मत सोचे। जब पीजीबीपी खत्म हो जाएगा तब हम देखेंगे हमारे मन में क्या डाउट है। अभी जो लिख रहे हैं सिर्फ हम लिखते रहे, वही हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए मेरे साथ साथ हेडिंग बनाएंगे, टेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, टेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर allowed as deduction or not, allowed as deduction or not। हम देखने जा रहे हैं कि किस खर्चे की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट अपनाने हैं, जैसे फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप सोच के बताइए, जो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है या फिर बैलेंस शीट में जाता है? सर वो बैलेंस शीट में जाता है। उसको हम अमोर्टाइज करते हैं, स्प्रेड ओवर करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल नेचर के खर्चों की छूट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं मिलती। आइए लिखते हैं, no deduction for capital expenditure shall be allowed। कोई भी छूट आपको कैपिटल नेचर के खर्चों की नहीं मिलेगी, बट एक्सेप्ट कैपिटल assets under section 35 AD or expenditure related to
एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू साइंटिफिक और सोशल रिसर्च एटसेट्रा। मतलब आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा और सेक्शन 35 एडी की सारी कंडीशंस का पालन किया, यानी आपने जो भी प्रोविजन 35 एडी में लिखा था उनका पूर्ण तरीके से पालन किया, तो आपको उसकी छूट मिल जाएगी। कैपिटल एसेट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा डेबिट कर सकते हो और 100% इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट उसकी डिडक्शन ले सकते हो। ऐसे ही अगर आपने कोई साइंटिफिक या सोशल रिसर्च पे खर्चा किया है तो उसकी छूट भी ले सकते हो। और भी कोई ऐसा प्रोविजन है जो हमारे इनकम टैक्स में लिखा गया है कि जिसकी छूट 100% मिल जाएगी, तो उसकी भी छूट आप ले सकते हो, वेदर इट इज कैपिटल इन नेचर। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू खर्चों की सारों की छूट मिलती है, बट जिनको इनकम टैक्स कहती है कि इस पर्टिकुलर खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, जैसे हमारे प्रोविजंस होते हैं, तो चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, उनकी छूट नहीं मिलेगी। वो तो बात बिल्कुल क्लियर है कि जिसको इनकम टैक्स अथॉरिटी नकारती है कि इस खर्चे की छूट हम आपको नहीं देंगे, तो वहां पर तो कैपिटल और रेवेन्यू का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो लिखेंगे इसमें all expenditure which are related to revenue in nature, और याद रहे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए सब खर्चे के लिए। ये रूल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इनकम है वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, जो खर्चा है वो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, जो हमारे रेवेन्यू खर्चे होते हैं उनकी छूट आपको मिल जाती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन नॉन असेसेबल इनकम। नॉन असेसेबल इनकम मतलब क्या हुआ, जिस इनकम को इनकम टैक्स अथॉरिटी में टैक्स नहीं लगता, जिस इनकम पर पीजीबीपी में टैक्स नहीं लगता, यानी कि जिस इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं, जो हमारी एग्जम्प्ट इनकम होती है। तो एग्जम्प्ट इनकम पर जो आपने खर्चा किया, एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए जो आपने खर्चा किया, उसकी भी छूट आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए लिखते हैं, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, नो डिडक्शन shall be allowed in respect of expenditure incurred for earning exempted इनकम। अगर जिस इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा तो उस खर्चे की छूट आपको नहीं मिलेगी। यह था हमारा पॉइंट नंबर 3। चलिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है आपका प्रोविजंस। याद रखना, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रोविजन फॉर कोई भी एक्सपेंडिचर हो, प्रोविजन का पी देखते ही आपको ये याद आना चाहिए कि इसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। बट हां, अगर आप बैंक हो तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट बना सकते हो, क्योंकि बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देती है, तो उसका प्रोविजन हम अलग से पढ़ेंगे। बस इसमें यही याद रखना कि एक व्यापारी को, एक कंपनी को जो बिजनेस कर रही है, उसको किसी भी प्रोविजन की छूट नहीं मिलेगी।
आइए लिखते हैं नो डिडक्शन, मेरे साथ साथ लिखते रहना आप भी, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर any type of provisions except banks। बैंक को प्रोविजन फॉर बैड डेट मिल जाता है, उसका भी कुछ प्रोविजन होता है, वो हम देखेंगे, यानी कि जो भी रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी प्रोविजंस की आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। आइए लिखते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दैट इज नोशनल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने देखा था कि नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होती, बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने आप से कैसे पैसा कमा सकता है, जब बिजनेस ही उसका है तो कोई भी नोशनल इनकम टैक्सेबल नहीं होती। ऐसे ही नोशनल खर्चा आपको डिडक्शन नहीं देगा। नोशनल खर्चा जैसे आप अपने बिजनेस से अपने आप को किराया दे रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने बिजनेस से अपने आप को इंटरेस्ट दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन खर्चों की छूट आपको नहीं मिलेगी। चलिए लिखते हैं नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई छूट आपको नहीं मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर which are notional in nature, जैसे रेंट या फिर इंटरेस्ट या फिर रेम्युनरेशन या फिर कोई भी अदर पेमेंट मेड टू प्रोप्राइटर फ्रॉम इट्स ऑन बिजनेस। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि प्रोप्राइटर को रेंट पे हुआ, प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट पे हुआ, तो रेंट देखते ही उस खर्चे की छूट मत देना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 में हमने क्या देखा कि नोशनल खर्चों की छूट आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई आप ऐसा खर्चा दे रहे हो जो वो आप प्रोप्राइटर को दे रहे हो, कोई रेंट दे रहे हो, कोई सैलरी दे रहे हो, कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, यानी प्रोप्राइटरशिप अपने प्रोप्राइटर को कैसे पेमेंट कर सकती है, तो इस खर्चे की छूट आपको नहीं मिलेगी। चलिए लिखते हैं 6 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम सारे प्रोविजन पढ़ेंगे, जो भी स्पेशल होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 6 पॉइंट कहता है ओनस टू प्रूफ। इस पॉइंट में सारी बातें कवर हो जाती है। यह पॉइंट कहता है अगर असेसिंग ऑफिसर को प्रूव कर दे कि सर ये खर्चा मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, प्लीज आप इसकी छूट दे दो, तो अगर असेसिंग ऑफिसर आपको एग्री कर देते हैं, उस खर्चे को सैंक्शन कर देते हैं, उस खर्चे को अप्रूव कर देते हैं, तो आप उसकी छूट ले सकते हो। चलिए लिखते हैं इफ एन assessee has proved that a particular expense is related to business or profession, and AO satisfied और असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं, then deduction in respect of such expense
such expense shall be claimed, ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी असेसिंग ऑफिसर मान जाते हैं तो आप उसकी छूट ले सकते हो। प्लीज सारे पॉइंट को आप एक बार नोट कीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए एक बार आप प्लीज नोट कर लीजिए, आप लेक्चर पॉज करके सारी बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। आराम आराम से एक एक बात को लिखेंगे, कोई सेक्शन कोई सब सेक्शन हम याद नहीं करेंगे, ऐसे ही छोटी छोटी बातें पढ़ के पूरा हमारा जो मटेरियल है, जो पीजीबीपी है और इसी के साथ पूरा जो सिलेबस है हमारे डायरेक्ट टैक्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप पढ़ते रहिए, सारी बातों को नोट करते रहिए और एक दिन हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। चलिए मैं अगला प्रोविजन अब लिखने जा रहा हूं। अगला प्रोविजन है आपका सेक्शन नंबर 30। हेडिंग में सेक्शन एक बार लिख लेते हैं, रेंट, रिपेयर्स, रेट्स एंड टैक्सेस और इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। हम देखने जा रहे हैं जिस बिल्डिंग का यूज हम अपने बिजनेस या प्रोफेशन में कर रहे हैं। याद रहे, अगर बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं तो ही आपको छूट मिलेगी, और आप उसके बदले या तो किराया दे रहे हो या उस पे आपने कुछ रिपेयर कराई विच इज रेवेन्यू इन नेचर, आपने कुछ रेट्स एंड टैक्सेस पे किए उस बिल्डिंग के, जैसे म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, या फिर आपने इंश्योरेंस कराया उस बिल्डिंग का। तो अगर ये सारे खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर है तो आप उस खर्चे की छूट ले सकते हो। चलिए लिखते हैं, एनी पेमेंट रिलेटेड टू रेंट, रिपेयर्स, रेट्स एंड टैक्सेस और इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग विच इज, या फिर लिखेंगे विच आर रेवेन्यू इन नेचर, comma, shall be allowed as deduction। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसकी छूट ले सकते हो, डेबिट साइड उनको कर सकते हो। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। सारी शर्त डिस्कस हो चुकी है, बस एक बार हम लिख लेते हैं। ए, सच बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। बात सही है, वरना आपको छूट नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट, सच पेमेंट मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। ये मत सोचना अगर रेवेन्यू नहीं हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा आगे पढ़ेंगे,
बस जो पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए। सी पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम। सी पॉइंट, सच पेमेंट यानी कि आपका रेंट नॉट बी पेड टू प्रोप्राइटर। बात बिल्कुल ठीक है, वो किराया प्रोप्राइटर को मत देना, वरना आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए डी पॉइंट लिखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स, जिनको हम सीवरेज टैक्स भी बोल देते हैं, या शॉर्ट में बोले तो हाउस टैक्स भी बोल देते हैं। कभी कभार वाटर टैक्स भी यूज होता है। वाटर टैक्स shall be allowed as deduction on actual payment basis, मतलब अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स या फिर हाउस टैक्स, सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, जो भी नाम गिवन है, अगर आप उसकी छूट लेना चाहते हो देन इट मस्ट बी एक्चुअली पेड। ड्यू बेसिस पे या फिर एक्चुअल बेसिस पे कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी। चलिए सेक्शन नंबर 30 को एक बार नोट करते हैं। मेरे साथ साथ एक बार देखते रहे और प्लीज आप इसको नोट करते रहे। चलिए अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अगला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 31। आई लिखते हैं रिपेयर्स एंड या फिर और रिपेयर्स और ओब्लिक एंड, यानी कि रिपेयर्स भी हो सकती है या फिर इंश्योरेंस या फिर क्या पता दोनों। रिपेयर या फिर इंश्योरेंस किसका? फॉर मशीनरी, प्लांट या फिर आपका फर्नीचर। तो अगर आपने रिपेयर कराई या फिर इंश्योरेंस यानी बीमा कराया, किसका? मशीन का, प्लांट का, फर्नीचर का, तो अगर पेमेंट रेवेन्यू इन नेचर है तो आपको इसकी छूट मिलेगी। लिखते हैं एनी पेमेंट रिलेटेड टू रिपेयर्स और एंड इंश्योरेंस फॉर मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर which are revenue in nature, shall be allowed as deduction if following conditions are fulfilled, चलिए एक बार लिखते हैं कंडीशन क्या है। बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, हमको पता है। सच मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर must be used in business or profession,
बिजनेस और प्रोफेशन। और दूसरी कंडीशन सेम, सच पेमेंट मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। देखो एक बात याद रखना, रेवेन्यू का जो कनेक्शन है वो बड़ी पेमेंट या छोटी पेमेंट से नहीं है। रेवेन्यू मतलब ऐसा खर्चा जो रिकरिंग इन नेचर होता है। तो अगर वो पेमेंट रेवेन्यू इन नेचर है तो आप उसकी छूट ले सकते हो, बट वो प्लांट, वो मशीनरी, वो फर्नीचर बिजनेस में यूज होना चाहिए तो आप उस खर्चे की छूट ले सकते हो, अलाउड एज डिडक्शन। और ये था हमारा सेक्शन नंबर 31। ओके, चलिए इसके बाद और कुछ बातें भी कंटिन्यू करेंगे, प्लीज आप इसको एक बार नोट कर लेना। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।